देखिए, जो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है और उसका गज़ेट भी इशू हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट है कि वक्फ बाय यूज़र ऑल्सो इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा ये है कि आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये सर्वे करके जो 1989 के बाद जो प्रॉपर्टीज़ को वक्फ कर दिया गया है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप लेने का आपका प्रेस नोट में आप वो जो आपका ऑर्डर है वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ें। आप कोर्ट को जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, नंबर 1। जब प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, सरकार लेना चाहती तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए आप। दूसरा, आप हाई कोर्ट को जाइए, 226 को इस्तेमाल करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 इस्तेमाल करिए। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं? और क्या स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। और आपका इंटेंशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है ये करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। और एक चीज देखिए आप, इसमें जो आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 वक्फ एक्ट का उसके तहत ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो लोग बोल रहे थे कि ज्ञानवापी हो, बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब बताओ, क्लैरिफाई करो। बाप जो बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब आप क्लैरिफाई करो, इस पर क्या बोलेंगे आप? सुनिए, नहीं, अरे बाबरी मस्जिद के वक्त भी ऐसे बहुत बड़े दानिश्वर लोग थे, आज भी हैं। ज्ञानवापी के वक्त भी अब बोल रहे हैं गिव एंड टेक कर लो। अबे क्या गिव एंड टेक करेंगे बताइए आप? एक प्रॉपर्टी वक्फ रजिस्टर हो चुकी है, और अगर नहीं भी है तो वक्फ बाय यूजर है। अगर मैं एक जगह पर नमाज पढ़ रहा हूं, ईदगाह है, कब्रस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर है, वो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। अब सरकार आकर बोलेगी नहीं ये वक्फ नहीं, हम छीन लेंगे। आप कैसे छीनेंगे? आप
आप वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 है, वक्फ ट्राइब्यूनल को जाइए, आपका इंटेंशन ये है वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना। और अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोच करा है, कोई काबिज है, तो भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है? और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की, कि इनको बस तंग करते रहो, इनको सुकून से रहने मत दो, और ऊपर से बड़ी बातें करते हैं आप। ये 89 का क्या मतलब है बताइए? 89 का डेट कैसा लेके आ रहा है आप? सर आप कह रहे हैं कि छीनने वक्फ बोर्ड की जमीनें या प्रॉपर्टी छीनने की बात हो रही है, अभी तो सर्वे हो रहा है सर, छीनने की बात नहीं हो रही है, नंबर एक। दूसरा, अगर 89 के तहत 89 के उस कानून या जो भी है उसके तहत अगर दी गई है प्रॉपर्टी, तो उसका सर्वे में क्या दिक्कत है? सरकार अगर किसी मद के लिए फंड भी जारी करती है तो उसका एडिट कराती है कुछ दिनों बाद कि इसका सही इस्तेमाल हुआ, भेजा इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, तो सर्वे में क्या दिक्कत है? पहला सवाल क्या था आपका, बोलिए, भूल गया। सर्वे क्यों होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि अभी तो छीनने के लिए सर्वे हो रहा है। हाँ, अभी तो सर्वे हो रहा है। एक बात सुनिए, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है वो कौन है? गवर्नमेंट का आदमी नहीं है वो। इसका मतलब यह है कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। 30 साल पहले 1989 में अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, आपका मकसद यह है कि इस तरह का सर्वे करा के उन वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने का। अगर उस वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई माफिया कब्जा भी करके बैठा है, तो फिर आप वो वक्फ बोर्ड से पूछिए, चाहे शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, कि भाई तुमने क्या किया इसके ऊपर, उनको पुल अप करिए आप। नहीं, उसके लिए सर्वे नहीं हो रहा है। आपने जो बताया मुझे, जो उनका मीडिया का नोट आया, सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? सुनिए सुनिए सुनिए, जो वक्फ बोर्ड में जो जुफैर फारूकी है, कौन सा गवर्नमेंट का आदमी नहीं है उन्हें? यूपी के मिनिस्टर बोल रहे सर कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, नो वन हैज राइट टू ऑक्यूपाई इट, वो लोग खुद बोल रहे हैं। तो सर आप सर्वे कराने का मकसद क्या है हमको बताइए ना। बोलिए, आप खुद बोलिए, चलिए, क्या सर्वे है उसका? तो जो मिस्क्रिएंट्स है, जो ग्रैबर्स है, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी वहां से जब्त कर लिया, फिर 19 नहीं, सुनिए, 1989 क्यों बोल रहे हैं आप? आप 19 जाइए ना, पीछे जाइए, 89 क्यों बोल रहे फिर आप? 89 के तहत दी गई। हाँ, आप सुनिए, सुनिए, जो दी गई है वो वक्फ हो चुकी है। सुनिए, एक मिनट, सुनो, जो दी गई वो तो वक्फ हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो गया, गजेट इशू हो गया उसका, नंबर 1, राइट। अब उसका अगर एंक्रोचमेंट अगर उस पर है, तो फिर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को पावर से उनको बुलाकर पूछिए कि भाई ये आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज पे एंक्रोचमेंट हुआ 89 के बाद, लिस्ट दीजिए, आप उनसे लीजिए ना। जब एक वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसके राइट्स के ऊपर कैसे जाते हैं? आप कैसे राइट छीन सकते हैं उनका? और अगर सरकार अगर ये कह रही है कि नहीं वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो आप सेक्शन 83 वक्फ एक्ट का है, आप जाइए हाई कोर्ट जाइए 226 में। सर, आपने सिस्टमेटिक टारगेटिंग की बात की है माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की उत्तर प्रदेश में। पहले आपने अपोज किया मदरसा का सर्वे, अब उसके कुछ दिनों बाद मदरसा का सर्वे शुरू हो चुका है, अब ये हो रहा है, तो आपको क्यों लगता है सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रही है? ऐसा आखिर लगता है? सर्वे तो जानकारी जुटाने के लिए होता है, जानकारी इकट्ठा कर रही है नहीं, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, सर्वे हो रहा है, सर्वे सबका कराइए ना। कौन रोक रहा है सर्वे कराने से? सर्वे आप क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का कराइए, हिंदू एंडोमेंट का, हिंदू मठ के जमीनात का करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? और हम आपसे कह रहे हैं कि 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर हो चुकी है, जो जहां पर वक्फ के वाकिफ के मंशे के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका इंटेंशन सरकार का है कि वक्फ प्रॉपर्टी छीन ले वक्फ बोर्ड से। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू होगी, विवाद होगा? सुनिए, मल्टीपल क्लेम्स आएंगे। मेरा बोलना है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है,
क्या शिया वक्फ बोर्ड नहीं है? आपने उनसे पूछा कि कितने प्रॉपर्टीज पर एंक्रोचमेंट हुआ है? सर यही एक सुनो, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में तो उत्तर प्रदेश सरकार का आदमी बैठा हुआ है, उनसे पूछा आपने? आप ये सर्वे सबका कराइए, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे सबका सर्वे? आखिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार को सबका सर्वे कराइए ना, सब हर समुदाय का जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है सबका करवाइए, आप क्यों नहीं करवाते? आपको मालूम हो जाएगा। सर जब वक्फ बोर्ड एलिगेशंस फेस कर रहा था वक्फ बोर्ड में कराएंगे ना सर, क्यों एंडोमेंट फेवर डिस्ट्रिब्यूशन इसमें कराते हैं? वक्फ बोर्ड एलिगेशंस कहां फेस कर रहा? कहीं तमिलनाडु में कहां? फेस कर रहा है, देखो यूपी में फेस कर रहा है। सुनिए, आपके टीवी चैनल का एजेंडा हो सकता, वो यूपी का एजेंडा है नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं कि ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या आप सर्वे करा के उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अरे तकलीफ क्या? तकलीफ क्या? आप मेरे प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। एनआरसी से क्यों कंपेयर? अरे फिर आप ये डेटा जमा कर रहे हैं, आप सब चीजों का, आप मदरसा का डेटा जमा कर लिए, अब आप वक्फ का डेटा जमा कर रहे हैं, आप तो उसी राह पे जा रहे हैं। एनआरसी ये बैकडोर एनआरसी है आपका। ये छोटा एनआरसी है भी। डेप्यूटी सीएम ने खुद कहा है कि मुस्लिम को ये प्रॉपर्टीज नहीं मिले हैं, मोस्टली जो माफिया है उनको ही मिले हैं प्रॉपर्टीज, उसके लिए ये। देखिए, माफिया हो ना हो, अगर एंक्रोचमेंट है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो ऑफिसर है, जो जिम्मेदार है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, वो तो यूपी सरकार का आदमी बैठा हुआ है। चलिए, अगर आपको उनको निकालना है ना, कैसे निकालेंगे आप उनको? चलिए मान भी लिया अगर एंक्रोचमेंट हो, कैसे निकालेंगे उनको आप? उनको सेमेरी एविक्शन पावर्स दीजिए, चलिए वक्फ बोर्ड को आप। एनआरसी से क्यों कंपेयर? बिल्कुल है, डेटा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। ये छोटा एनआरसी है, ये कंटिन्यूइंग है ये, क्योंकि आप वक्फ प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टी, उसमें एंक्रोचमेंट हुआ या माफिया हुआ है, तो आप वक्फ बोर्ड को सेमेरी एविक्शन पावर्स दीजिए ना। चलिए अच्छा, सुनिए, समरी एविक्शन पावर्स दे दीजिए, चलिए, कौन रोक रहा है आपको? दीजिए, चलिए, समरी एविक्शन पावर्स दीजिए। आप क्यों नहीं देते उनको? आप नहीं देना चाह रहे उनको? एनआरसी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। नहीं, आप डेटा जमा कर रहे हैं। हां, डेटा तो एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? वही है एनआरसी, वही आप डेटा जमा कर रहे हैं। आप डेटा जमा करके उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या सर्वे कराने से कोई लीगल स्टेटस चेंज होता? वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं होता है। और अगर कोई वहां पे एंक्रोचमेंट कराए तो भाई आप उसको निकालने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं पूछते? आप उनसे पूछिए, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपने क्या किया बताइए आप? सर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, वो ऑलमोस्ट लगता है कि इस सर्वे के फेवर में है। वो बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ तो सर्वे होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए इंक्रोचर पे। आप यहाँ हैदराबाद में हैं, आपकी पार्टी जाके वहाँ लड़ी, लेकिन मेन जो विपक्ष है वो तो फेवर कर रहा है। अब अरे वो मुझसे पूछ लीजिए ना, वो क्या क्या फेवर करते हैं, क्या नहीं करते, उनको ही मालूम। उनका क्या चल रहा है मेरे को नहीं मालूम। मायावती जी बोल रही है कि विपक्ष जो समाजवादी पार्टी वो साइलेंट, वो वहाँ पे। एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको। एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि 1942 में वक्फ हुआ था ये, 1880 में उसका खसरा पानी का रिकॉर्ड है, दीन मोहम्मद का केस है, और ज्ञानवापी में जो प्रधानमंत्री ने उसका मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन किया, उसमें चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई माफिया इंक्रोच करके बैठा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसमें सरकार के आदमी नहीं है?
आपने उनको निकालने के लिए क्या किया बताइए? आप बोले सर्वे कर, सर्वे आप एक ही समुदाय का क्यों कर रहे हैं? हर प्रॉपर्टीज का सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, वो ले लीजिए जहां पर लीगल केसेस पेंडिंग है या नहीं है, आप एक्सपेडाइट कराइए उन लोगों को। आपका इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन ये है कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए, और सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकती है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 वक्फ ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, या आप हाई कोर्ट को जाइए अंडर 226। कैसा करेंगे? और वक्फ बाय यूजर वक्फ है, लीगल, उसका लीगल स्टेटस चेंज ही नहीं हो सकता। आप सर वक्त सर्वे का विरोध कर रहे हैं, हिजाब पे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हिजाब पे भी आपका रुख जो है काफी स्ट्रांग है, आप फेवर में है हिजाब के। विश्व के अलग अलग देशों में हिजाब को लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासतौर पर ईरान में। तो आप तो मेरे को क्या, नहीं 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 नहीं, मुझे क्या करना है ईरान से? नहीं, मुझे मैं आपके राष्ट्रवाद को क्वेश्चन कर रहा हूं। आपका राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो गया कि भारत की बच्ची हिजाब पहनना चाह रही, आपको ईरान की बच्ची से मोहब्बत क्यों हो गई? मैं सिटीजन हूं या ईरान की भारत की सिटीजन है? अरे कैसी मोहब्बत है तुमको? एक तरफ आप है? अरे आपको, आप लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए भारत के नागरिकों से, उनके फंडामेंटल राइट से, मगर आपको ईरान की फिक्र है, ईरान की फिक्र है। अम्मा यार, कर्नाटका की बच्ची भारत की नागरिक है, आपको भारत के लोगों से मोहब्बत क्यों नहीं है? ईरानियों से मोहब्बत इतनी क्यों हो गई? पेट्रोल मिल रहा बोल के ईरान से आपको, या चबहार पोर्ट हम लोग बना रहे हैं? आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपका राष्ट्रवाद ही होना चाहिए कि भारत के नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिले। आपको हिजाब पहनता है नहीं पहनता, वो भी तो चॉइस है ना, वो भी तो चॉइस है। अब कोई बच्ची भारत की बोल रही है कि मेरा चॉइस है, कॉन्शियस डिसीजन है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, राइट टू प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, मैं पहन रही हूं। ये सब ठीक है, इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए ना सर। अरे इंपोजिशन कहां है? एक बच्ची पहन रही है तो आप लोग बोल रहे नहीं नहीं पहनना। आप कौन होते भाई आपकी चॉइस मेरे पे जबरदस्ती करने वाले? इंडिया है, ईरान की बात ईरानियों से करो जाके। आपको लग रहा है क्योंकि हम तेल ले रहे हैं क्या वहां से, इससे आपको बहुत बड़ी मोहब्बत हो गई ईरान से? ठीक है सर, पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तो हियरिंग। हाँ है, हियरिंग है ना, हियरिंग है, उसमें क्या बुरी बात है? हियरिंग हो रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस सुन रहे हैं, डबल बेंच पे चल रहा है, हर पक्ष अपनी अपनी बात को रख रहा है, उसमें क्या बात है? अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है भड़काऊ बयानबाजी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान। एक मिनट लूंगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। एंकर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना हो, वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान होगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है। रुक जाइए, समझ गया मैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे इस पे? ये सवाल मेरा आप लोगों से, सब लोगों से। आपके टीवी के एंकर क्या बोलेंगे? अब बोलो आशीष, बोलो प्रसाद साहब, बोलो सोमित, बोलो अनेरी, बोलो, आप बोलो। आपके एंकर को पढ़ के सुनाइए, ज्ञान दीजिए अपने अपने एंकरों को। इस तरह भड़काऊ बातें मत करो एंकर में बैठकर एज एंकर। या अगर किसी को पागल को या पागल बेवकूफ को बिठाते हैं तो उसको बोलने मत दो इस तरह से। ये तो एंकरों पर इनको तो बोलते हैं सर भड़काऊ भैया बोलते हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे ज्यादा नहीं वो मैं तो सबसे बदनाम मैं हूं, मगर यहां पर टीवी एंकर पर कहा गया है आपको अपने एंकरों को ज्ञान देना पड़ेगा। सोमित, अपने एंकरों को ज्ञान दो। अनेरी, बोलो 9 बजे ऐसा मत करो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बीपी कम करो। ये बोल रहे हैं ना, आप भी बोलिए प्रसाद साहब अपने एंकर को। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? आपने सर ट्वीट किया था श्रीनगर के जामा मस्जिद के ऊपर। कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो तो कभी बंद नहीं हुई है। हाँ। फिर से कहा है कि नहीं वो बंद रही है। हाँ। क्यों पुलिस बोल रही है कि नहीं उसको बंद नहीं किया गया था? नहीं, देखिए जो हमारे सिन्हा साहब ने जो बात कही थी कि मीरवाइज उमर फारूक ना नज़रबंद है ना बंद है, वो खुद ही तय करें कि वो करना क्या चाहते हैं। भाई मीरवाइज घर से निकल नहीं रहा है तो ये बात का क्या है? ये जितनी बात इनकी सच्ची है वो बात भी उतनी सच्ची है उनकी। सर हाल ही में आरएसएस चीफ ने एक बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने हिस्सा लिया है। कम्युनल हार्मनी इसका एजेंडा बताया गया। अब एक बात सुनिए ना,
अगर हम तो नहीं थे उसमें, मगर हम पर ही क्यों शक किया जाता है फिर? अब ये लोग जाकर मिले, इनसे पूछिए क्या बात करके आए आप। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है, जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मगर आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। फिर कर्नाटक के स्कूलों में सर हिजाब पे बैन लग गया, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि वहाँ पर भागवत गीता को इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल में। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपको संविधान की आर्टिकल 28 को देखना पड़ेगा। संविधान के आर्टिकल 28 1 और 2 ये कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये संविधान का फंडामेंटल राइट का ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे पढ़ा सकते हैं? ये जो जितने भी संघ परिवार की आइडियोलॉजी रखने वाले जिम्मेदार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो रिलीजियस है, और जो कोई भी हिंदुइज्म से ताल्लुक हो वो कल्चरल और मॉरल होता है। अरे भाई, रिलीजियस टेक्स्ट तो सब है ना, गीता भी रिलीजियस टेक्स्ट है, कुरान भी रिलीजियस टेक्स्ट है, बाइबल भी रिलीजियस टेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब भी रिलीजियस टेक्स्ट है। ये कैसे होता है बताइए? और आप ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हम इवन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट पीपल गॉट फ्रीडम फ्रॉम गीता। अरे भाई, सन 57 की जंग आजादी तो उलमाओं ने कुरान और सुन्नत के ऊपर फतवा दिया था। ये कैसे होता है कि इस्लाम की बात आएगी तो नहीं ये रिलीजियस है, और दूसरे हिंदुइज्म की बात आएगी तो आप बोलेंगे नहीं कल्चरल मॉरल है। और सबसे बड़ी छोड़ दी हिंदुइज्म, इस्लाम छोड़ दीजिए। आर्टिकल 28 1 और 1 क्या कहता है, देख लीजिए आर्टिकल 28। क्या किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट या उसके एडेड स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता? ये साफ है, आप उसका वायलेशन कर रहे हैं खुला खुला। सर, तेलंगाना बीजेपी के चीफ हैं पंडित संजय, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार एमआईएम की मदद से यहाँ पीएफआई को प्रश्रय दे रही है। अरे छोड़ दीजिए ना, वो बेचारा बकते रहता है कुछ ना कुछ, छोड़ दीजिए बेचारे को। उसको बेचारा वो बेबहरा हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या करें, जमीन मिल ही नहीं रही है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई सर। नहीं, वो सुनिए, गिरफ्तारियां हुई नहीं हुई वो कोर्ट तय करेगा, वो क्या है सच है वो अलग बात है, मगर इसको लाके एमआईएम से जोड़ देना। अरे भाई, तुम्हारे यात्रा में भीड़ नहीं आ रही तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। तुम्हारी यात्रा में भीड़ ही नहीं आ रही, तुम पकड़ के ला रहे लोगों को, आ जाओ, ये वो अब उसमें लाके आप उसको टर्न कर दे रहे हैं। तो ये आप करिए, जो करना है करो आपको, मगर तेलंगाना में इंशाल्लाह आपकी जमीन आप नहीं पकड़ पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को चंद्रशेखर रिजवी तो क्या अगर मैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बारे में ऐसा ट्विस्ट करके कुछ बोलूं, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा क्या, बताइए? नहीं, सुनिए, दिक्कत का नहीं है। अगर मैं आपका नाम चेंज करके लगा दूं, आपका नाम जो है इतना अच्छा प्यारा नाम है आपका माशाल्लाह, उसको चेंज कर दूं, केसीआर का नाम नहीं, सुनिए, देखिए क्या उनके मुंह में जबान है, दूसरों के मुंह में जबान नहीं है क्या? उनको सोचना चाहिए कि अगर वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से घटिया अल्फाज और जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो उनकी मानसिकता को दिखा रहा है। उनके पास कुछ बचा ही नहीं सिवाय इसके कि गाली, बस वो उनकी मानसिकता होगी। आप क्रिटिसाइज करिए सरकार को, खुल के करिए। नेवल चीफ का कहना है सर कि चाइना रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल चैलेंज एंड हैज इंक्रीज्ड इट्स प्रेजेंस नॉट ओनली अलोंग आवर लैंड बॉर्डर्स बट आल्सो इन द मैरीटाइम डोमेन। ये इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री भी पढ़ ले ये बयान। नेवल चीफ अगर कह रहा है तो प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहिए, इसका गौर करना चाहिए।
लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है ना, वो तो केंद्र सरकार के तहत आती है। वहां का एक कॉरपोरेटर बोल रहा है कि हम जो हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की फौज जो पीछे हटी है, हम पीछे नहीं हटे हैं, चीन पीछे नहीं हटा, बल्कि हमने बफर जोन क्रिएट कर दिया है। ऐसा बफर जोन क्रिएट किया गया है जहां पर हम जा ही नहीं सकते, जहां पर भारत की फौज पेट्रोलिंग करती थी। हमने जमीन चीन को दे दी बफर जोन के नाम पर। लद्दाख का कॉरपोरेटर यूनियन टेरिटरी जो केंद्र सरकार के, वो कह रहा है कि हम तो जमीन छोड़ दिए चीन को, पेट्रोलिंग नहीं कर सकते वहां पर हम लोग। हम पुकार कर कह रहे हैं कि देखिए चीन से खतरा हमको है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। चीन उस जमीन पर 10 किलोमीटर घुस गया, हम 5 गांव खो चुके हैं जहां पर हम हमारे नोमैड्स जो है वो ग्रेजिंग करते थे विंटर में, हम वहां नहीं ग्रेजिंग कर सकते। डेमचौक डेमसांग को हम भूल चुके हैं। बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री की सरकार को बोलना चाहिए चीन के बारे में, बोलते ही नहीं है चीन के बारे में। और कितना ट्रेड इम्बैलेंस है चीन से, देखिए हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हो, ट्रेड इम्बैलेंस भी चल रहा है। ओके सर। एससीओ में सर प्रधानमंत्री की विजिट को कैसे देखते हैं? एससीओ आपको फूफू लगा प्रधानमंत्री की? अरे जमीन पे कब्जा करके चीन बैठा हुआ है, आप खड़े रह के फोटो ले रहे हो उनसे, बताइए आप। डेमचौक डेमसांग में चीन कब्जा करके बैठा है, हम बफर जोन क्रिएट कर दिए। कैसे बफर जोन क्रिएट किया गया बताइए? जिस जगह पर हम पेट्रोलिंग करते थे वहां पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे हैं, कैसे बफर जोन क्रिएट किया गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लद्दाख का कॉरपोरेटर कह रहा है, वो कह रहा है। तो सरकार खामोश बैठी हुई है। बिल्कुल अफसोसनाक बात है, तकलीफ होती है हमको। आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी सरकार। क्या हमारे कान में फूल है, दिख नहीं रहा है सबको? क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? कौन सा राष्ट्रवाद है मोदी सरकार का? इस पर तो बात ही नहीं होती। अब आप लोग रात में 9 बजे शुरू हो जाएंगे, ओएसी ने एक वफ की सर्वे। अरे चीन पर बात करिए ना, बुलाइए, बुलाकर पूछिए लोगों को बीजेपी के, भाई ये क्या है? कॉरपोरेटर लद्दाख का कह रहा है कि हम बफर जोन क्रिएट करने से हम उस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अरे हमारी जमीन है भाई। मैं आपको बताया था डिसएंगेजमेंट और दूसरे के माने क्या होते हैं, आप लोग समझ नहीं रहे उस बात को। क्या स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ? नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री ने देश को गलत नहीं कहा था कि कहना कोई गुस्सा है? पे गुस्सा है तो ही तो बफर जोन बन गया ना। अभी जिस जगह पर मैं पेट्रोलिंग करता था, जो जगह मेरी थी, देश की थी, आज हम वहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है देश को, बताइए आप। थैंक यू।